So next topic is land use pattern in India. The use of land is determined both by physical and physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and traditions, etc. Yes, all these factors, physical including topography, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप्स कैसे हैं, और ह्यूमन फैक्टर्स जस्ट लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी डेंसली पॉपुलेटेड है, अगर छोटी जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वो डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। लेस डेंसली पॉपुलेटेड है, जगह ज़्यादा है बट पॉपुलेशन लिमिटेड है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है वहाँ पे, मतलब वेल डिफाइंड सिस्टम है या नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांस है या नहीं, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा, किस टाइप की वो खेती बाड़ी करते आए हैं। ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से भी रिलेट करती है कि वट टाइप ऑफ क्रॉप्स we produce. It would depend also on culture and traditions, etc. There is a graph in figure 1.4. Actually it is a pie chart, and it is comparison between the land use categories in 1960-61 and land use categories in 2014 and 15. It is a pie chart basically, and it has approx 9 types of different land uses, which we have already studied in our land utilization topic. 1 forest, 2 in land available for cultivation, total 3 for other uncultivated land, total 6, 2 for fallow lands 8 plus 1 9. So all these 9 differentiations are analyzed in pie chart, in one in 1960s and another one in 2014 and 15. The basic difference between these two pie charts is that forest cover in 1960-61 was 18.11%, and in 2014-15 it has increased up to 23.3%. बेसिकली बच्चों इसमें देखने का थोड़ा ज़्यादा है, आपको अगर फिगर आप खोल के देखेंगे पाई चार्ट की 1.4 जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, तो उसमें आपको थोड़ा ईजिली क्लियर हो जाएगा. एंड द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड अवर इंडिया इज़ approx 3.82 million square kilometer, and land use data however is available only for 93% of the total geographical area, because the land use report for most of the north east states except Assam. क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज़्यादातर एरिया अंडर आप कह सकते हैं कि अंडर थोड़ा कन्फ्यूज़न में है कि हमारे पास है या अनदर कंट्रीज़ के पास है. जैसा ही ऐसा भी कुछ एक डिस्प्यूटेड एरिया है जम्मू कश्मीर में भी है, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, यू ऑल्सो नो डैट हैव ऑल्सो, और वो उनका सर्वे नहीं हो पाया है. तो अप्रॉक्सीमेट हम लगा लेते हैं कि 93% ही अवेलेबल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से. सो रफली आइडिया हो गया अप्रॉक्स 3 अप्रॉक्स लगा सकते हैं आप 3.01 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इट कम्स आउट टू बी. And if we want to comparison these two charts, we can also do this, and the main important thing comes out to that the area under non-agriculture uses just remains the same. There is nothing been changed in the area under non-agriculture uses. It was 46.26% into 1960-61, and it is just reduced by 0.7% to approx 45.5% in 2014 and 15. तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लैंड का चेंज हुआ है. और द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, यानी कि जो चरने की भूमि है, पशुओं के लिए चराने की भूमि है, वो अपेरेंटली कम हो गई है, जिससे कि जो हमारा पशुधन है, जो हमारी खेती, जो हमारे गांव के लोगों की मेन इकोनॉमी डिपेंड होती है पशुधन पे और खेती बाड़ी पे, उसमें इफ़ेक्ट हुआ है. एंड हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पेस्चर लैंड एंड वट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट. कैसे हम फीड कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पास्चर लैंड कम होता जा रहा है. क्योंकि पशु पक्षियों को अगर हम खुला छोड़ते हैं, आपने देखा होगा गाँव में छोड़ देते हैं चराने के लिए, वो चर के आते हैं, और जो पेस्चर लैंड है उसी पे वो चर सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द, और कई जगह पर तो ये रिज़र्व भी होते हैं अंडर द पंचायत. कई जगह ऐसा सिस्टम भी है कि पंचायत इनकी देखरेख करती है और अंडर द पंचायत ये लैंड्स कवर अप होते हैं. द मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर इधर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड्स इज़ वेरी हाई. यानी कि जितने भी करंट फैलो लैंड से पुअर क्वालिटी के हो चुके हैं
एंड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ ऑल्सो वेरी हाई, यानी कि वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी वेरी पुअर हो चुकी है, और अगर कल्टीवेशन करते हैं तो उसकी कॉस्ट बड़ी हाई है, इसलिए उसको अनकल्टिवेटेड रहने दिया गया जो फैलो लैंड में कवर होता है. एंड हेंस दिस लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area. And also the pattern of net zone area varies greatly from one state to another. ये बहुत बड़ी बात है कि जो नेट जोन एरिया है स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा डिफर करता है. जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में नेट जोन एरिया ही ज़्यादा आएगा, बट अगर आप बात करेंगे अगर नॉर्थ स्टेट्स की, मध्य प्रदेश की, गुजरात से, राजस्थान साइड की, तो वहाँ पर नेट जोन एरिया में ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाएगा. जैसे अगर हम डेटा लें, इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. हमारे हरियाणा पंजाब में टोटल एरिया में से 80% नेट जोन एरिया में कवर होता है, यानी हम टोटल लैंड जितना अवेलेबल है उसमें से 80% पे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं. बट अगर हम बात करें दूसरे स्टेट्स की, जस्ट लाइक अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, तो वहाँ पे टोटल एरिया, जबकि वो एरिया में इससे हमारे स्टेट से कहीं बड़ा है, अरुणाचल बड़ा है और मिज़ोरम, मणिपुर छोटे हैं थोड़े, बट फिर भी वहाँ पर सिर्फ 10% ही जो है किस में अवेलेबल है, अंडर नेट जोन एरिया में. एंड ऑल्सो डाटा इज़ गिवन अबाउट द फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy. Actually, we have just reached up to 23%, but according to the National Survey, National Forest Policy, it has to be reserved up to 33%. So we are just short of, we are approx short of 10% area, which has been which must be covered under forest शेडो. कि ऐसा एरिया 33% होना चाहिए था. हमारी कंट्री में जितना टोटल एरिया है अवेलेबल, अगर हम बात करें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की, तो उसका 33% कैलकुलेट करें, देन इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. बट ऐसा नहीं है, हमारे पास अभी तक सिर्फ 80,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही अवेलेबल हो पाया है जो हमारे डेटा और एनालिसिस हैं. तो अप्रॉक्स 10% हम शॉर्ट हैं. कहने की बात यह है कि हमारे पास अभी भी 10% कम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी विच वॉज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन 1952, एंड इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. ये माना गया था कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एसेंशियल है 33% एरिया, एंड द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड ऑन इट. And a part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland also includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agriculture uses includes, just like I've already said, roads, railways, factories, etc. And continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. व्हाट इज़ द टर्म लैंड डिग्रेडेशन, यानी ग्रेडिंग जो है लैंड की कम होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है. अगर पहले वो कल्टिवेशन पावर उसकी हाई थी, वो धीरे धीरे करते करते ग्रेजुअली जीरो पे आने लग गई है. ऐसी बहुत सी जगह हो रहा है. तो डैट इज़ द टर्म लैंड डिग्रेडेशन. भूमि की उपजाऊ शक्ति का या भूमि की ग्रेडिंग का कम होते जाना, डैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन. थर्स इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट एज वी ऑलरेडी नो दैट. कि इसका हमारी सोसाइटी पे, हमारे आसपास के माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही वर्सन इफेक्ट हो सकता है और कुछ जगह हो भी रहा है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. एंड वी हैव शेयर्ड अवर लैंड. आई एम जस्ट रीडिंग द लाइन्स फ्रॉम दिस टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. We have shared our land with the past generations and we'll have to do so with the future generations too. This is very clear to us that we have shared our land with the past generations. हमने अपने बुजुर्गों के साथ भी शेयर किया है लैंड अपना, और हमें अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करना है. एंड 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड. हमारी ज़रूरत की 95% अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि हमारी सभी ज़रूरतें किससे पूरी होती हैं, चाहे वो हमारा खाना है, चाहे वो हमारा रहने की जगह है, चाहे वो हमारी क्लोथिंग है, कॉटन या कपास की हम जो कॉटन
कहें, वूल कहें, सबकी खेती करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लैंड से जुड़ी हुई हैं. एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, and uh, mining have contributed significantly in land degradation. Other than those activities, जस्ट लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, तो सबसे बड़ी आप कहें कि सबसे ज़्यादा एक दिक्कत जो है माइनिंग से कई स्टेट्स में हुई, जो हमारी ये या आप कहें कि ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो जैसे कि झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार, यहाँ पर जो माइनिंग है काफ़ी बड़े स्केल पे होती गई और उससे लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा नीचे चला गया. डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर हुई, जंगलों को काटा गया और उस वजह से माइनिंग की वजह से ही जंगलों को काटा गया था, जिस वजह से आज वहाँ पर स्थिति बहुत ही भयानक बनी हुई है. एंड माइनिंग स्टेट्स आर अबंडोन्ड आफ्टर excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. जो माइनिंग साइट्स हैं वो बंद करनी पड़ी, आर अबंडोन्ड मीन्स उनको बंद कर दिया गया. आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज़ कम्प्लीट, लिविंग डीप स्कार्स, डीप स्कार्स यानी कि बहुत गहरे खड्डे, बड़े बड़े, और ट्रेसिस ऑफ ओवरबर्डनिंग इन स्टेट्स लाइक झारखंड, जस्ट आई ऑलरेडी सेड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर वनस्पति नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो लैंड डिग्रेड अपने आप होता जाएगा, यानी कि उसके बाद उसमें उपजाऊ शक्ति ख़त्म होती जा रही है. एंड इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन. इट यू मस्ट सीन दैट द रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज़ ऑल्सो वेरिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इन स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम रही लैंड डिग्रेडेशन की? सबसे बड़ी ओवरग्रेजिंग, कि यहाँ पर पशु पक्षियों के चरने के लिए जगह ही बहुत कम रह गई थी, तो जगह जगह चरने की जगह कम होती गई और उस वजह से लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता गया. पशु पक्षी ज़्यादा थे बट उनको खिलाने के लिए जगह कम पड़ती गई. एंड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी आर फेसिंग वी आर फेसिंग आई मस्ट दिस डेज, ओवर इरीगेशन यानी कि पानी का बेतहाशा यूज़. ओवर इरीगेशन इज़ one of the main factor responsible for land degradation. इरीगेशन सिस्टम से हम बहुत ज़्यादा पाने की चाहत एक भूमि से इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ही ख़तरनाक पड़ती जा रही है, जैसा कि हम अब देख भी रहे हैं और हमारी बुक्स में भी अब मेंशन किया गया है चीज़, दैट ओवर इरीगेशन इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन हरियाणा, पंजाब एंड सम रीजन्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. एंड you can say that mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in atmosphere. अगर आप इनको ऑब्जर्व करें चीज़ों को, कि जो ये मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन की, तो इससे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है एंड इट जनरेट ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफेयर एंड इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड. यानी कि जब ये धूल के कण हवा में से सेटल होते हैं ज़मीन की तरफ, तो ये अफेक्ट करते हैं हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज को होने में. यानी ज़मीन में जो ज़मीन के बारीक सुराख हैं, जो डीप पोर्स हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं ये डस्ट स्टॉर्म्स, जिस वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन क्या है, बहुत ज़्यादा होने लग गया था, क्योंकि लैंड के अंदर और भी एटमॉस्फेयर में से डस्ट पार्टिकल्स आने लग गए थे. The main reason behind the extraction of limestone and grinding of limestone, you can say, for cement industry. And it retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. And in the recent years, industrial effluents such as wastewater have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. And ऑल्सो देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. ऐसा नहीं है कि हमारे पास रास्ते नहीं हैं, रास्ते हैं. एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट. एंड प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेज आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज़. यानी कि जो सूखे क्षेत्र हैं, एरिड एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम बाय यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ measures like shelter belts of plants,
control on overgrazing, stabilization of land dunes, sand dunes by growing thorny bushes. कांटेदार झाड़ियाँ लगा के हम चेक कर सकते हैं वहाँ पर which are some of the methods to check land degradation in arid areas. And proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. So students, I hope that these two topics are clear for you, and if you have any problem you can text me or message me, and in the next lecture we will try to sum up the resources. We will discuss about the different types of soils also. So till then, a very good afternoon, and thank you so much students, and team VMC is always with you. Be feel to contact us. Thank you so much. Good afternoon.